बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, 89 न्यूज़ की लॉन्चिंग और उस लॉन्चिंग के अंदर बड़े दरख्शां सितारे उन्होंने शिरकत की। उन्हीं में से मुजीबुर रहमान शामी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। केक कटिंग की, रिबन काटा, हमें मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि मुजीबुर रहमान शामी साहब उस्तादुल असातिज़ा हैं और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। हमेशा जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए शामी साहब के साथ, मेरे लिए उसके अंदर सीखने को बहुत कुछ था। आज भी इस नशिस्त, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी यही ख्वाहिश है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो सीख सकें शामी साहब से, कुछ मुल्क की सियासत पे बात कर सकें। और मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि बड़े चंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनमें इनका शुमार टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, जिन्होंने आज भी अखबार को ज़िंदा रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे इनका बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम देखते हैं और डेली पाकिस्तान की शक्ल में डिजिटल मीडिया, यानी तीनों प्लेटफॉर्म्स जो है वो ना सिर्फ रेलेवेंट बल्कि उसके अंदर इनका बड़ा एक शानदार किरदार है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सामा साहब, आप उन नौजवानों में से हैं जो बड़े बड़े पसंदीदा हैं माशाल्लाह, जो आगे बढ़ने की जस्तजू रखते हैं, मेहनत करते हैं और दिलों को फतह करते हैं। और मेरी बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। आप हमारे लिए जो है वो मशअल राह हैं। आपका बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए। सर, मैं मुल्की सियासत पे आता हूँ और आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कितने सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम हर दफ़ा यही लगता है कि इस दफ़ा के चैलेंजेस बड़े हैं। इस वक्त जो सर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अगर उसको देखा जाए, भारत से अभी जंग अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। सर, किस तनाजुर में देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? अगर मैं सिर्फ पाक अफ़गान ताल्लुकात की बात करूँ, ट्रेड के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। देखिए सामा साहब, चैलेंज तो बड़े हैं जी। और एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। हम में से बहुत से लोगों ने उनके लिए दुआएं की जी और उनका साथ भी दिया, उनको सपोर्ट भी किया। और पाकिस्तान की सरजमीन जो है अपने अफ़गान भाइयों के लिए खुली रही। वो लाखों की तादाद में यहाँ आए हिजरत करके, और जब वहाँ गैर मुल्की फ़ौजें दाखिल हो गई थी सोवियत यूनियन की 79 में, पर उसके बाद जो भी हालात वहाँ हुए, तो पाकिस्तान जो है वो अपने अफ़गान भाइयों के साथ जुड़ा रहा है। उनके जहाद के दौरान उनका साथ दिया है। और पाकिस्तान की तो ये तवक्को थी कि जब ये बरसर इक़्तिदार आएंगे, पहले मुजाहिदीन और फिर उसके बाद उनकी दूसरी नस्ल जो है तालिबान जी, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो तवक्को पूरी नहीं हो सकी। कुछ उनकी मुश्किलात भी हैं, शायद उनकी गिरफ्त भी पूरी नहीं है हालात पर, लेकिन कुछ ऐसा मालूम होता है कि सलाहियत भी की कमी है या कुछ नीयत की भी कमी है। तो बहरहाल कोशिश हो रही है। जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मुश्तरका दोस्त हैं, अब उसमें कतर है, तुर्किया है और दूसरा सऊदी अरब है, वो इसमें लगे हुए हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं। और वो पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गान सरज़मीन से जो मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में, दहशत गर्द वहाँ से आते हैं और पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, हमारे कॉलेजों को, हमारी दरसगाहों को, हमारे नौजवानों को, हमारे आम यानी बूढ़ों को, बच्चों को, हमारी मस्जिदों को, और यहाँ खून की नदियाँ बहाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा जो मौक़िफ़ हमारा है उसका अब दुनिया तस्लीम करती है। जी। देखिए अभी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पेश हुई जो डेनमार्क की तरफ से पेश की गई, उसमें भी ये माना गया है, और ख़ुद कतर भी और तुर्किया भी और दूसरे ममालिक और ये सब मानते हैं कि अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है वो उनको कंडेम करने को तैयार नहीं है, उनका हाथ रोकने को तैयार नहीं है। वो जो ज़ुबानी बात करते हैं उसको तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं है। तो हमारी आरज़ू है कि हमारे जो अफ़गान भाई हैं वो हमारी बात समझ जाएं और दहशत गर्दों का कला कमा करने में हमारा साथ दें
और पाकिस्तान की सरजमीन का, अगर हमारे तो अफवाज पाकिस्तान और हमारे जी। कानून नाफज करने वाले अदारे तो लगे हुए हैं। और बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर रोज़ जो कार्रवाई हो रही है और उनको नाकाम बनाया जा रहा है दहशतगर्दों को, तो हमने मुझे लगता है कि बहुत एक महारत हासिल कर ली है। जी। और हमारे पास माशाल्लाह कोई हमारा अज़्म बुलंद है, हमारे हौसले टूट नहीं रहे और हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की हमें ज़रूरत है वो भी हमने हासिल कर ली है या कर रहे हैं। जी। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है इस अफरीद पे काबू पाएगा। मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत जो कि अबूरी हुकूमत है, वो इसमें शरीक हो जाए ताकि हमारे और उनके रिश्ते नाते जो हैं वो बहाल रहें और हमारे उनके ताल्लुकात मजबूत हों। और उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है और हमारे भी हक़ में यही बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें एक तो बात ये आपसे जानना चाह रहा हूँ अपनी लर्निंग के लिए कि जैसे आपने अभी फरमाया कि हम लोग दुआएं करते रहे और तालिबान से बड़ी उम्मीद थी, क्या सर हम धोखा खा गए इस हवाले से? दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ और मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा होता है, उसके सारे जो सिरे हैं वो आपको अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो क्या हमें नर्म ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम इस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना सर। देखिए, मौक़िफ़ जो है आदमी का वो तो पक्का होना चाहिए, जी। ठीक है ना। लेकिन ज़ुबान और लहजा जो है जी। वो उसकी सख्ती ज़रूरी नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। तो अब ये हम नरम अल्फाज में भी एक मजबूत बात कर सकते हैं बिल्कुल सही। और सख्त अल्फाज में भी हम एक नामाकूल गुफ्तगू कर सकते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान का हमारा ताल्लुक़ है और जिस तरह अफ़गान अवाम और पाकिस्तान अवाम के दरमियान जो रिश्ते नाते हैं, जो राब्ते हैं, उनका तकाज़ा यह है कि हम उन्हें समझाने की मुसलसल कोशिश करते रहें। देखिए, हम उन्हें अपने दुश्मन के तौर पे ट्रीट ना करें, अपने एक गुमराह हो जाने वाले दोस्त के तौर पे ट्रीट करें और उनको समझाने की कोशिश करें। देखिए, पहले चीन ने कोशिश की है, फिर कतर ने, फिर तुर्किया ने, और ये जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं उनको इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मसाई जो हैं वो कारगर हों। और इसी तरह ईरान है, ईरान ने भी ये कहा है कि मैं भी इसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ, तो उससे भी हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। गोया हमें जो सफारतकारी के महाज पर अपनी हर कोशिश जो है करनी चाहिए कि हालात को काबू में किया जाए। जी। और अगर फिर कोई बाज नहीं आएगा तो फिर मजबूरी होगी, क्योंकि हम तो किसी पे हमला नहीं कर रहे। यस। हम किसी को, हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी सरजमीन पे आएगा, यहाँ दहशत गर्दी करेगा या वहाँ बैठ के मनसूबा साजी करेगा, तो फिर जाहिर है कि वो अपनी सदा भुगतेगा। जो उसके अमाल हैं वो उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुजीबुर रहमान शामिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त गठजोड़ तो नज़र आ रहा है अफगानिस्तान और भारत का। भारत तिलमिलाया हुआ है, एक तो जंग हारना, त्यारे उनके इतने गिरना, फिर अभी हमने देखा कि दुबई के एयर शो के अंदर भी उनके त्यारे के साथ क्या हाल हुआ। ट्रंप को भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से मुज़िक्का खेज़ अंदाज अपना लेते हैं मोदी को देखते हुए। सर, मुस्तकबिल करीब में कोई मज़ीद इस तरह की हरकत नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पर हमला या जैसे दरअंदाजी अफगानिस्तान के ज़रिए करवा रहा है, कुछ इस तरह के मामला मज़ीद नज़र आएंगे? देखिए, भारत से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं जी। और किसी हद तक भी यहाँ से जो उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने तो ख़ुद अपने मुआशरे को तकसीम कर दिया है, ख़ुद अपने अंदर शहरियों को एक दूसरे से लड़ा दिया है। और आप देखिए, अभी जो बाहर के इंतखाबात हुए हैं जी, उसमें यानी उन्होंने जिस तरीके से वो इंतखाबात कराए हैं जी, तो उन इंतखाबात पर सवाल उठा रही है अपोजिशन। यानी भारत बड़ा इस बात पे फ़ख्र करता था कि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है, हमारा इंतखाबी अमल जो है वो बड़ा शफाफ है। लेकिन आपने देखा, और यानी वहाँ 75 लाख औरतों को यानी इंतखाबी मुहिम जो है उससे पहले 10-10 हज़ार रुपये कैश ट्रांसफ़र किए गए, और उसके बाद भी जो वोटर्स लिस्टें हैं उनमें जिस तरह से गड़बड़ की गई, तो वहाँ ख़ुद अब जो वहाँ का इंतखाबी अमल है उसके बारे में एतराज़ात हो रहे हैं और उसके बारे में एहतजाज हो रहे हैं। तो अब ये देखिए, और इस तरह से मोदी ने मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, ख़ुद
जो हिंदू जो हैं फ़हम व फरासत रखने वाले, तो उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है। अपने जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात उनके सबके साथ ख़राब हैं। खुद आप देखिए बांग्लादेश जो है उसमें जो बगावत हुई है इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया ने जिस तरीके से वहाँ अपने पाँव फैलाए थे उसको सब सुकेड़ने पे मजबूर हुआ है। और अब उन्होंने बांग्लादेश की जो माजूल वज़ीर आज़म हैं जिनको के वहाँ सज़ा मिल चुकी है उसको पनाह दे रखी है। तो बांग्लादेश से भी उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन से भी उनका मामला जो हैं वो यानी मामूल के मुताबिक नहीं है, और पाकिस्तान से भी अब वो ज़ाहिर है कि उन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया और फिर उसमें मुँह की खाई, और अफ़गानिस्तान के साथ भी वो साज़बाज कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान जो तालिबान को जो तनकीद करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको एक फरसूदा और क़दामत पसंद करार देते थे, अब उन अफ़गानों के साथ वो बैठकर पाकिस्तान को यानी दोनों महाज़ों पर एक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जारी है। तो भारत से कोई भी तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है कि कोई लगता है कि नरेंद्र मोदी के सितारे गर्दिश में हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उन्होंने अपने आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले का भारतीय हमले का मुकाबला किया, 4 दिन के अंदर अंदर एक मंजर बदल के रख दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसका एतराफ़ किया जा रहा है, उसकी सलाहियतों का, हमारी फ़ौज को दाद दी जा रही है। और आप देखेंगे जो अमेरिकन कांग्रेस में जो रिपोर्ट पेश हुई है जंग के हवाले से जी, उसमें भी वादे कर दिया गया है कि भाई हिंदुस्तान को यानी हजीमत उठानी पड़ी है और वहाँ उनसे कोई बात नहीं हो रही। तो ये देखें ये सारी, तो अब भी अगर कोई हरकत ऐसी होगी तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान उनको बड़ा यानी जवाब ऐसा देगा कि जैसे वो याद रखेंगे और उनको मज़ीद हजीमत उठानी पड़ेगी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं। और पाकिस्तान जो है अल्लाह की रहमत है उसके ऊपर कि इंडिया को सेटबैक पे सेटबैक हो रहा है कि नीयत का उसको फल मिल रहा है। और हम क्योंकि नेक नीयती के साथ हर मामला कर रहे हैं और हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम तो इंसाफ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे जनूबी एशिया तरक्की करे, यहाँ कश्मीरियों को इंसाफ मिले, यहाँ जो अक़लियतें हैं भारत की उनको इंसाफ मिले, यहाँ जो अफ़गानिस्तान के जो मजबूर और मज़लूम अवाम हैं उनको इंसाफ मिले, सबको इंसाफ मिले। पाकिस्तान खुश और पाकिस्तान का आप यानी एक समझिए कि पाकिस्तान अपनी जगह मुतमईन होगा। और जब तक अगर कोई पाकिस्तान को छेड़ेगा, पाकिस्तान को यानी निशाना बनाएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो उसके साथ होगा इंशाल्लाह वो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर वक्त महदूद था और तशनगी अभी बाकी है, मेरे साथ मौजूद थे मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस पर उन्होंने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। तालिबान से हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके आने से पहले, जिस तरह से हम उनको अच्छा समझ रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि किस तरीके से आज तालिबान एक कठपुतली की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं भारत की, और जो भारत दरअंदाजी कर रहा है उसके ऊपर हमने बात की, भारत के तैयारों की बात की। बड़ी मुफस्सिल और बड़ी शानदार गुफ्तगू रही हमेशा की तरह शामी साहब के साथ। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ सलमान साहब जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर हैं 89 न्यूज़। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सिदरा मुनीर, एंकर पर्सन 89 न्यूज़ मेरे साथ मौजूद हैं। सिदरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि किसी भी मुलाकात के अंदर मोदी हो या शहबाज शरीफ हो तो बड़ा ट्रंप मज़े ले लेके एक बात कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का सामना करना पड़ता है भारत को। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत अब डायरेक्टली तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो एक प्रॉक्सी वॉर जिस तरीके से अफगानिस्तान को यूज़ किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया है अफगानिस्तान को, उसके बाद डायरेक्ट तो जरूरत नहीं करेगा भारत? क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर भी कमी आएगी जो अफगानिस्तान या इस जैसे ममालिक को यूज़ करने की कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया उसामा। जैसे आपने बात की कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं जब जर्नलिज़म कर रहा था और कश्मीर की जमातें भी थी तब भी मैं ये बात करता था, और जो लोग मेरे पास आते थे वो ये बताते थे वहाँ के कि बहुत ज़्यादा कौंसल खाने जो हैं वो भारत ने अपने
अफ़गानिस्तान के अंदर खोले हुए हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं। उस वक्त बताते थे कि 30-30, 36-36 जो कौंसल खाने हैं वहाँ खोले गए, वो किस लिए थे? बेसिकली वो दारअंदाज़ी जो है पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसको प्रमोट करता है, वहाँ उसका इन्फ्लुएंस है, पैसे इस्तेमाल करता है। हमने माजी में देखा भी, वो अब मेरे ज़हन में नाम दुरुस्त हो, कुलभूषण जो पकड़ा गया था, जी कुलभूषण यादव, हाँ, तो वो भी वहाँ से ही जो है, तो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अब उन्होंने ये तो देख लिया मार्का हक के अंदर के जो कोशिश वो करना चाहते थे उसमें उनको बड़ी नाकामी हुई, और दुनिया के लिए भी ये सरप्राइज था कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को जवाब दिया। तो उसके बाद अब सामने से वार की जरूरत तो वो नहीं कर रहा, लेकिन किसी तरह पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की, दहशतगर्दी के ज़रिए या गुरीला वार्स के ज़रिए, जिस तरह हमारे फाटस के इलाका के अंदर हैं, और उस बॉर्डर को वो ज़्यादा इंगेज करना चाहता है बानिस्बत जो भारत के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, उसकी जगह वो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से दारअंदाज़ी करके और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फसादात तकरीबकारी या जिस तरह जो धमाके हुए, और अभी हमने पीछे भी देखा जो लोग ये घुस आए थे और वो कैडेट कॉलेज के अंदर, तो इस तरह की हरकतें मज़ीद भी हो सकती हैं। जहाँ तक आपने ट्रंप की बात की, तो देखें जी, दुनिया जो है ना वो कामयाब और जो फातेह होते हैं उनके साथ होती है। हमने एक दिन में देखा जो ग्राफ इंडिया का बहुत ऊपर था और वो मार्का हक के बाद किस तरह डिक्लाइन की तरफ चला गया। उसकी वजह एक थी कि मैंने कहा कि लोग कामयाबी के साथ खड़े होते हैं, और आजकल तो ऐसे लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, और वो हर महफिल के अंदर भारत के तैयारे जो गिराए गए हैं उनका जिक्र कर देते हैं, और बार बार मोदी और जो भारत है उसकी सुबकी होती है। उसके बावजूद जबकि ये पहले इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया था कि जहाज़ गिराए गए हैं। तो अब इस अमर की ज़रूरत है कि हमने देख लिया कि अफ़गानिस्तान जो है, हम जितना बरादराना बात करते हैं, उम्मत मुसलमा की बात करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो ना बरादराना ना उम्मत मुसलमा वाली कोई बात कर रहे हैं, बल्कि ये जो मफादात की जंग है उसमें वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जगह जो है वो भारत की झोली में जाकर बैठ गए हैं, और वहाँ से जो अमेरिकन असला रह गया था अफ़गानिस्तान के अंदर उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत भी जो है उनको शह दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है। तो हमें अपने वहाँ के हमारी जो फ़ौज है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो अपनी जानों का नजराना दे के जो है वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम महफूज हैं। और जिस तरह चाणक्य के जो ये चेले हैं, और इसके ऊपर किसी ने पढ़ना हो, उनकी बुक भी है, और इसके अलावा साहसदारे या खुफिया रिपोर्टों उनके अंदर भी बड़ा जिक्र है इनका कि ये किस फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है काम करते हैं और इनका क्या नज़रिया है। तो भारत कभी भी एक अच्छा हमसाया नहीं रहा, और हिंदुत्व की जो सोच है वो यही है जो मोदी की सोच है। अपने हमसाए आप देख लें, जितने भी उनके दाएं बाएं हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आखिरकार हसीना वाजिद को भी जो है वहां से भागना पड़ा, और जो इन्होंने किया था आज भी उसको पनाह जो है वो भारत ने दी हुई है। तो जिस तरह बांग्लादेशी भाइयों को ये बात आज समझ आ गई कि मुक्ति बानी बना के, और जिस तरह भारत ने काम किया था बांग्लादेश के अंदर और 2 भाइयों को तकसीम किया, तो अब वो इस तकसीम के हवाले से अफगानिस्तान के साथ है। अगरचे हम अलग अलग मुल्क है, लेकिन ये बात उनको याद रहनी चाहिए कि एक वक्त में भारत अफगानिस्तान को भी भारत का मकरू चेहरा जो है वो नजर आएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगी। बिल्कुल बांग्लादेश की तरह बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की है। सिद्रा, ये बताइए कि अभी आपने देखा कि दुबई एयर शो के अंदर जिस तरह से एक और सुर्खी का बायस बना तेजस तैयारा उनका, और ये तेजस वो है जिसको उनकी मिलिट्री उनकी नेवी ने लेने से इनकार कर दिया। ये तेजस वो है जिसकी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि ऑयल लीक होते हुए वीडियो एक वायरल हुई थी, उसी को फिर आप उसमें लेके आए हैं, फिर वो जो है वो गिरा और दोबारा से उनको जो है हुआ, और उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 पाकिस्तान के हम डील्स करके आए हैं वहां से। बहुत तो क्या आपको लगता है कि बुरा वक्त शुरू हो चुका है भारत का? उसामा तैयब, बिल्कुल बुरा वक्त अगर कहा जाए शुरू बहुत देर से हुआ हुआ है, लेकिन ये अलग बात है कि भारत को और मोदी सरकार को अभी तक समझ नहीं आ रही। बार बार कभी पाकिस्तान से खवार हो रहा है, फिर सदर ट्रंप तो मुझे लगता है कि चेज़े ले रहे हैं बाकायदा तौर पर। पहले जिस तरह से हमने उनकी मुलाकातें देखी, कभी भारत में कभी अमेरिका में, मोदी सरकार बड़ा सीना चौड़ा करके जो है वो सदर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकातें कि अब मैं जी
पहले सदर ट्रंप दुनिया पे अमेरिका राज कर रहा है तो अब शायद मैं उनका साथी बन गया हूँ तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। लेकिन अब जो सदर ट्रंप का रवैया है, वो किसी भी मीटिंग में, वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो ना सिर्फ ये कहते हैं, नहीं भी ज़रूरत, वो फिर भी बताते हैं कि पाकिस्तान ने भाई 6 तैयारे मार गिराए, बाकायदा गिन कर बताते हैं। और वो मोदी सरकार को दिखा रहे हैं कि आप लोग किस जगह पर हैं। अफगानिस्तान प्रॉक्सी भारत की जानिब से खेली जा रही है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की। हाँ, भारत खुद हिम्मत नहीं कर रहा, इतनी हिम्मत है तो फिर खुल के आए ना, सामने आए, जैसे पहले आए और मुंह तोड़ जवाब लेके यहाँ से गए। और उसके बाद पे दर पे कुलभूषण यादव की बात हो रही थी, वो हमने एक गुड जेस्चर दिया, उसको वापस भेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर मोदी सरकार को सुकून नहीं आया, वो फिर से पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोई, फिर बेइज्जत होके निकला। अब दुबई एयर शो यानी मुसलसल उनकी जो फजाइया है उस पे कुछ को वापस भी भेजा था, अभिनंदन को वापस भेजा था। ओ सॉरी, अभिनंदन को वापस भेजा, हमने चाय भी पिलाई और अभी उसको भी वहां पे जाके उन्होंने हीरो बना के पेश कर दिया। एग्जैक्टली, यानी वो दूसरे मुल्क जाके पकड़ा जाता है, उससे फजाइया का एक क्वेश्चन मार्क लग गया ना, फजाइया पे, आपके पायलट्स पे, आपके जो विंग कमांडर्स हैं उन पे। और जब आप वापस जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपको हीरो बना के पेश कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों वो जो खातून पायलट थी, जो अभी क्या नाम था उनका, मेरे जहन से निकल गया, वो भी विंग कमांडर थी। ओनली एक पायलट हैं जो कि फाइटर पायलट हैं भारत की, जो अभी पाक भारत जो जंग हुई है उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही है। एग्जैक्टली, वो सदर के साथ जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 6 महीने तक उस खातून को, उस पायलट को पता नहीं कहाँ छुपा के रखा। अब जब उसके जख्म वख्म भर गए होंगे, अब वो जब ठीक हो गई होगी, स्क्रीन पे आने के काबिल हो गई, तो आप ले आए कि भाई पाकिस्तान ने कभी नहीं क्लेम किया था कि हमारे पास भारत की कोई फीमेल पायलट मौजूद है। हाँ, जब अभिनंदन मौजूद था हमने फौरन बताया था कि अभिनंदन हमारे पास है, लेकिन हमने इसका क्लेम। अब जो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की एक कशीदगी की हम बात करते हैं, यकीनी तौर पर हर खास आम को पता है कि इसके पीछे भी भारत है, मोदी सरकार है। लेकिन अफगानिस्तान को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। अफगानिस्तान का पाकिस्तान ने उस वक्त साथ दिया है जब पूरी दुनिया उनका साथ देने के लिए तैयार है। अफगान महाजरीन या अफगानियों को जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके लिए किया है, जगह दी है अपने घर में सर, अपने बाहें खोली, वो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती सर। इनकी क्रिकेट कोई नहीं खेलता था, इनके खिलाड़ियों के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, पाकिस्तानी टीम इनके साथ खेलती थी और आज वो हमारे साथ खेलने के लिए मना करते हैं, आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। यानी एक वक्त आएगा जब अफगानिस्तान को समझ आ जाएगी और भारत को भी समझ आ जाएगी कि जैसा उसके साथ अमेरिका ने किया है, कल को अफगानिस्तान ने भी इसी तरह से आंखें दिखानी और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इसी तरह से भारत को नीचा दिखाना है। अच्छी एग्जांपल दी है बांग्लादेश की। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो पाक भारत जंग हुई उसके बाद ज़ाहिर है कि सिफारतकारी का बड़ा एक अहम रोल होता है, तो काशिफ साहब क्या आप समझ रहे हैं कि हम अपना जो बयानिया है वो बैरूनी दुनिया के सामने बनाने में कामयाब हुए हैं, हमारी सिफारतकारी कामयाब रही है? जी उसामा, बड़ी अच्छी बात की आपने। और कुछ 3 दहाइयों से ज़्यादा मुझे भी जर्नलिज्म करते हो गया। हमने तो हमेशा नाजुक दौर सुना और यही सुना कि मुश्किल हालात हैं, दुनिया हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस बार तो हैरानकुन सफारतकारी रही है और बरमला इसकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि हम एक वक्त में चाइना और अमेरिका के साथ सफारतकारी कर रहे हैं और दोनों हमारे साथ जो हैं वो बड़ी आसानी महसूस कर रहे हैं गुफ्तगू करने में कि अगर एक वफद हमारा अमेरिका में बैठा हुआ है तो दूसरा चीन के अंदर बैठा हुआ है, सऊदी अरब जो है वो हमारे साथ दिफाई मुआहदे कर रहा है, दुनिया हमें कदर की निगाह से देख रही है। तो ये बात तो इस चीज़ को तो ज़रूर साबित करती है कि सफारतकारी जो है वो कहीं ना कहीं पहले से बहुत बेहतर है। और जो 2 राइवल्स हैं, हरीफ हैं मुल्क, अमेरिका और चाइना जैसे, उसके अंदर भी एक वक्त में दोनों हमारे साथ बड़े कंफर्टेबल हैं और दोनों हमारे साथ चल रहे हैं, जबकि अमेरिका के बड़े तहफ़्ज़ात भी हैं सी पैक के ऊपर भी। लेकिन इसके बावजूद कहीं हम मादनियात की बात कर रहे हैं, कहीं हम डिफेंस मुआहदे कर रहे हैं, कहीं सऊदी अरब के साथ मुआहदे हो रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन सफारतकारी है। और मैं एक बात तेजस के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा जी, ये ट्रंप बकौल सिदरा ट्रंप चीजें ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? प्लीज मतलब बाकायदा वो देखे ना जी, जहाज गिरा तो मैंने उनका किसी इंडियन मीडिया पे सुना है, जो उनके एयरफोर्स कहते हैं जी ये सिर्फ दूसरा जहाज है जो 2 सालों के अंदर गिरा है। अभी इसके अंदर इसकी बात नहीं उन्होंने की कि कितने उनके हेलीकॉप्टर गिरे हैं, अभी तो फजाई तैयारे गिरे हैं जो चले 2 भी है तो उनके लिए बड़ा कम स्कोर है। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को बात नहीं करते कि ये जो दुबई का एयर शो है, जहां तक मेरी मालूमात मुझे मिलेगी, उसके अंदर ये पहला वाकया है जी जो हुआ है। उसके बाद जो तेजस की मार्केट ये सोचते थे कि हमने
सस्ते जहाज भारत के अंदर बनाए हैं और दुनिया में इसकी एक मार्केट होगी, तो उसकी मार्केट तो कोलैप्स कर गई है, बिल्कुल ही गिर गई है। ये रिप्लेस था राफेल का। हाँ जी, तो जिसको वो मोदी साहब कहते थे रिप्लेस है, सस्ता रिप्लेस। तो उन्होंने अच्छा, जहां उन्होंने रफेल की मार्केट गिराई ना, गया। वहां उन्होंने तेजस की भी मार्केट गिराई, S-400 रशिया वाले की भी मार्केट गिराई। और दूसरी जानिब जो हमारे JF-17 थंडर है जो पाकिस्तान बना रहा है, मुख्तलिफ ममालिक ने उसके सौदों के लिए बात कर ली है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को इत्मीनान में ले रहा है कि अगर हम ये मुआहदे नहीं करेंगे तो चाइना जो है उन ममालिक के साथ मुआहदा कर लेगा, हमारी मीशत बेहतर हो जाएगी। कि JF-17 थंडर के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान जो वहाँ पे मौजूद है, और एक चीज़ ने साबित किया है कि मशीनरी एक हद तक है, आपका हुनर, आपका फन, आपकी जुर्रत जो है वो बड़ा मैटर करती है कि आप उसको किस तरह चलाते हैं। तो हमारे शहीनों ने ना सिर्फ मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर दुनिया को बताया है कि इन फजाओं के शहीन हम हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह ये बताइएगा कि ये जो कामयाब सिफारतकारी है या इस वक्त जो एक वाकिफ हम हुकूमत का देख रहे हैं अफगानिस्तान के मामले पे, या ट्रंप वज़ीर आज़म को सराह रहा है, आपने समझती कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारी हुकूमत और हमारे इदारों का जो वर्किंग रिलेशनशिप, जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी बेहतरीन चल रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह है इसकी? बिल्कुल उसामा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माज़ी में हमने देखा कि हम लोग हमेशा ही कोई भी दौरे हुकूमत हो तो जो हमारी सिफारतकारी है उस पर ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इतने सारे ममालिक का क्लस्टर, जिसमें चाइना है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें दुबई है, सऊदी अरेबिया है, यानी इन सब के साथ हमारा बहुत गुड वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है। और जो सऊदी अरेबिया के साथ, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि हमारे डिफेंस के मुआहदे हुए हैं, माजी में कभी नहीं हुआ। यकीनी तौर पर ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन जो हमारी बैरूनी सिफारतकारी है, मैं उसे ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, जो अभी भी हमारे मुल्क में सियासी इंतशार है, स्टेबिलिटी नहीं है। और ये जो स्टेबिलिटी हमारे यहाँ सियासत में नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जितने मर्जी हम अच्छे हो जाए उन हमारे रिलेशनशिप्स पे असरअंदाज होती है। अगर हम इतना ही अच्छा चल रहे हैं तो चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है या फिर पीपल्स पार्टी है, ये दोनों इत्तेहादी जमातें विफाक में पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हैं एक तरह की। मेरा ख्याल है कि उनका इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पूरी दुनिया आपको बाहें खोल के आपके लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है, आपके साथ जो है वो आने वाले वक्त में अच्छे मुआहदे कर रही है, या फिर आपको अपनी गुड बुक्स में रख रही है, तो आप अपने थोड़ा सा जो मुल्की हालात है उनको स्टेबल करने की कोशिश करें। जो सियासी जमातें आपसे नाराज़ हैं उनको मना लें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी जब तक घर के अंदर सुकून नहीं होगा, हम बाहर जितना मर्जी सुकून ढूंढ रहे, घर में सुकून नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सही। काश साहब, डू यू एग्री, जो सिद्रा ने भी बात की है कि हमें जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि जो चीज़ें तय हो गई हैं उसके मुताबिक जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है? नहीं जी, इसको आप आइडियल तो नहीं कह सकते कि जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। आप घर के अंदर से कमज़ोर हों तो बाहर की कामयाबियां बहुत देर पा नहीं रह सकती। जिस तरह मैंने बांग्लादेश की मिसाल भी दी थी, हम कितने भी बाहर से मजबूत होते, लेकिन अगर आपके अंदर से लोग आपके साथ नहीं खड़े थे और एक इख्तलाफ पैदा हुआ, उसके बारे में शाहबनामे में तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो मगरबी पाकिस्तान के लोग जो है मशरकी पाकिस्तान के लोगों को क्या समझते थे, उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी क्या समझती थी और उनको जगह नहीं देती थी, तो उस वजह से ये इख्तलाफ फैलता चला गया। लोग जो अमरीका भी है, अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं जी हम हालात पैदा नहीं करते, हम हालात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उसामा और मैं दो भाई बैठे हुए हैं और हम में कोई इख्तलाफ ना हो और एक दूसरे पे इत्मीनान हो, तो कोई भी बाहर का तीसरा आएगा तो हम आपस में इकट्ठे होंगे तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। अगर हमारे अंदर कोई रंजिश होगी तो बात बढ़ जाए, तो वो रंजिश फिरका वराना सूरत में हो, वो सियासी सूरत में हो। एक तो ये हमारा तो मोटो है जी पाकिस्तान का कि जो हमें मजहबी तौर पे पसंद नहीं उसको हम काफिर कह देते हैं, जो सियासी तौर पे पसंद नहीं उसको गद्दार कह देते हैं। हमारा कौन सा ऐसे वज़ीर आज़म गुजरा जिसको हमने गद्दार का टाइटल नहीं दिया या किसी को हमने काफिर का टाइटल नहीं दिया? तो इसका बेहतर हल यही है कि हमने देखा कि सियासी जमातों ने माजी से अपने सबक सीखा और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हुई। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुहतरमा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये एक अच्छी बात है। इसी तरह हमें चाहिए कि फेडरेशन को मजबूत करें। अभी भी बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है
क्योंकि एनएफसी के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो भी पैसे हैं वो वफाक के पास नहीं बचते, सूबों के पास जाते हैं, सूबे मजबूत हुए हैं, लेकिन जो सियासी वफाक उस तरह मजबूत नहीं रहा, तो उसको या तो उसके इस हवाले से भी आप देखेंगे आगे कोई तरमीम आई जानी है 28वीं भी। लेकिन बात जो आपने की कि ये कमज़ोर की, तो बेशक जी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। और आज बड़ी अच्छी बात की कि सुबह एहसन इकबाल साहब से मैं बात कर रहा था, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कहा इंतशारी या सियासी लॉन्ग मार्च के बजाय जो है वो इक्तिसादी लॉन्ग मार्च होना चाहिए। तो हमारी ये जो कामयाबियां हैं ये तभी देर पा हो सकेंगी जब हम माशी तौर पे और अंदरूनी तौर पे मुल्क मजबूत होगा, तो इन कामयाबियों के समरात जो हैं वो अवाम तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह लेकिन आप नहीं समझती, हम क्योंकि जब बात कर रहे हैं बैरूनी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात की, खासकर भारत या अफगानिस्तान के साथ, तो आप नहीं समझती कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान स्टेट ने बड़ी एक वाज़े लाइन ड्रॉ कर दी है कि एंटी स्टेट कोई भी एक्टिविटी है उसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो चाहे किसी मुल्क की तरफ से हो, वो चाहे अंदरूनी तौर से हो, वो चाहे किसी पॉलिटिकल जमात की तरफ से हो, वो चाहे किसी मजहबी जमात की तरफ से हो। तो आप नहीं समझती कि ये एक बहुत ही बोल्ड मगर ज़रूरी फैसला था? बिल्कुल, मैं इसके हक में हूँ। स्टेट के साथ आपको कभी नहीं टकराना, स्टेट से आप नफरत नहीं कर सकते, और स्टेट की पावर के आगे मेरा ख्याल है कि कोई बड़े से बड़ा भी खुद को जो मर्जी समझता है, आप स्टेट के आगे कभी ना खड़े हो सकते हैं, ना आप टकरा सकते हैं। और आखिर आपने बिल्कुल ठीक बात की, एहतजाज करने वालों को, बाहर निकलने वालों को, वो कोई भी, वो सियासी जमात है, वो चाहे हमारे टीचर्स निकले हैं, मैं रोड शो करती रही हूँ, मैंने खुद देखा है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि आप जो मतलब अमनो अमान की सूरत हाल है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इस वक्त सिचुएशन बन गई है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है इस तरह के बोल्ड स्टेप अगर एक हुकूमत लेती है, तो जैसे उसका टेन्योर पूरा होता है अगली हुकूमत आती है, वो फौरन से पहले यूटर्न लेती है या फिर अपनी पॉलिसीज लाती है। यानी हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स आती हैं, अपनी मर्जी से कवानीन बदलते हैं, अपनी मर्जी से कवानीन खत्म होते हैं। यानी जो भी हुकूमत आती है, जो उसको सूट करता है वो कानून बनाते हैं, जो उसको सूट करता है वो कवानीन में अमेंडमेंट्स लाई जाती है। तो फिर तो तरीकाकार जो आप बात कर रही हैं इसके मुताबिक, तो फिर जो तरीकाकार है उसको बदलने की जरूरत है, वरना कानून साजी तो कानून के मुताबिक हो रही है। सिस्टम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, और सिस्टम की रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। हम लोगों ने पुलिस का यूनिफॉर्म भी बदला कि हम लोग सिस्टम में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये वैसे जो आप बात थोड़ा सा रेलेवेंट है, लेकिन चले एंडिंग की कुछ उस पर हम बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, जो सिस्टम्स की बात है वो सारे ही बदलने की बात करते रहे हैं। मैं किसी बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तफरीक से सिस्टम बदला किसी ने नहीं है। मुझे याद है, मैंने 18 के इलेक्शन जब कवर किया तो मैंने इन्हें कहा कि जी आप ये बताएं कि आप नोटा का ऑप्शन क्यों नहीं देते, यानी एक बंदा नहीं 5 बंदों को वोट देना चाहता तो उसे नन ऑफ द अबव की ऑप्शन दी जाए, और अगर 50% से अबव लोग जो है वो नोटा हो जाते हैं तो उनको नल एंड वाइड कर दें। नए लोग आएंगे, मैं आऊंगा, काशिफ साहब आएंगे, जिधर को हम लोग आके जो इलेक्शन लड़ेंगे बिला तफरीक। मुझे 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैंने खाना साद रफीक साहब से बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कमर ज़बान कहरा साहब से बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद यूसुफ से बात की, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं ये होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम उनको सूट करता है। तो आप नहीं समझते कि बगैर किसी तफरीक के कि किसका किस पार्टी से ताल्लुक है, ये सिस्टम इनको सूट करता है, तो वो क्यों इसको बदलेंगे? उसामा, आपने इतनी अच्छी बात खुद ही कर दी और जवाब भी दे दिए। बेसिकली ये सिस्टम इनको सूट करता है और ये सिस्टम ही बनाया इस तरह गया है। ये अफला तुमने ये जो कानून है ना जी, ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें हमारे जैसे शरातुल फंसते हैं और जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इनको फाड़ के निकल जाते हैं। तो ये ऐसे ही लोग हैं कि इन्होंने कानून वो बनाए हुए हैं जो इनको सूट करते हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, देखें जी, जब से हमने भी जर्नलिज्म शुरू की, या जिस तरह आपने बात की कि मैंने किसी गवर्नमेंट को देखा तो उसने कहा आने से पहले जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आवाम को ये सहूलतें दे देंगे। जब वो आते हैं तो आने के पहले साल, दूसरे साल बाद वो कहते हैं हमारे पास जादू की छड़ी तो नहीं है ना जी, ये 60 साल का गंद हम एक दिन में साफ नहीं कर सकते। अच्छा जी, और 60 साल वाले भी यही कहते हैं। आज यही कह रहा हूँ, 60 साल के बाद जब 65 साल वाले हैं तो वो भी यही कहते हैं जी ये 65 साल। आज वो कहते हैं 77 साल का जो गंद है वो हम नहीं कर सकते। तो इस 77 साल के अंदर 30 साल नहीं याद, वही पूछा, इसके अंदर आप लोग खुद भी रह के गए हैं। ये भाई 2 दिन का गंद नहीं है।
अगर इस आप 77 साल के गंद की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका हिस्सा बाकदरे जुस्सा मौजूद है कि जितने जितने टेन्योर आपने एंजॉय किए। एक बात और कह दूं, एक नया ट्रेंड चल गया जी, काफ़ी सालों से हम ये देख रहे हैं। आप आज देखेंगे तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कई सालों से, बल्कि दिहाई से ऊपर हो गया। KPK के अंदर जो है वो PTI की हुकूमत है, इसी तरह दिहाई से ऊपर हो गया। सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और मखलूत एक हुकूमत बन जाती है। और जिस तरह वहाँ वोटिंग का जो भी होता है बाजार, वो हम देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये सब अपनी अपनी कारकर्दगियाँ जो एक एक दिहाई से ज़्यादा की वो बताएं हमें, अवाम को ये ना बताएं कि जी 77 साल का जो गंदा वो 2 दिन में नहीं हो सकता। 2 दिन नहीं हुए जी, एक एक दिहाई से ऊपर एक एक सूबे के अंदर आपका हुकूमत करते हो गया। तो कम से कम उनको इसका जवाब तो देना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, और तमाम सूबों की जो कंपैरिजन है वो भी अवाम के सामने आना चाहिए, अपने अच्छे काम बिल्कुल सही है। कायद साहब मैं क्लोजिंग पे जाने से पहले एक चीज़ जो है वो सामने रखता हूँ और फिर हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं कि हमने 89 न्यूज़ लॉन्च किया है ना, तो यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, हम कुछ ना कुछ नियत करके, कुछ ना कुछ दावा करके, कुछ ना कुछ हम फैसला करके यहाँ पे आए हैं, और ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ पे जो भी कंसर्न बंदा था उससे बात की, मीटिंग की, सारा कुछ तय किया, इंटरव्यू हुआ। अब सर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, सेम है, कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये एक इंडस्ट्री का एक चैनल है मुल्क का, मुल्क भी ऐसे ही है ना कि ये लोग आते हैं हमारे पास, दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, वादे करते हैं, हम तो नहीं इनको बुलाते, आते हैं और आने के बाद उसके बाद फिर सारा कुछ जो है वो ठप करके, उसके बाद टाइम कम था, ये था वो था। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंसेरिटी या वो चीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं है उस तरह से। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया। आज के एहतसाब से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।